हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्कीम है यानी कि PMEGP स्कीम के बारे में। इस स्कीम के काफ़ी लोन्स की फाइल्स भी आपके पास आती होंगी। तो इस वीडियो में हम इस स्कीम की डिटेल्स की फीचर्स और कुछ प्रोसेसेस के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे जो कि आपको अपनी अंडरराइटिंग के टाइम और सैंक्शन के टाइम पे भी ध्यान में रखनी है। तो कल जो एक वीडियो में डालूंगा वो डालूंगा कि PMEGP स्कीम के अंडर जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हमारे पास आती हैं तो उन प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स को कैसे स्टडी करना है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये जो PMEGP स्कीम है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, तो नाम से ही क्लियर है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए ये स्कीम बनाई गई है ताकि एंटरप्रेन्योर्स को और प्रमोट किया जाए, न्यू बिजनेसेस को और प्रमोट किया जाए। तो 2008 में ओरिजिनली इस स्कीम का बेनिफिट स्टार्ट हुआ था, तो जो अभी रिसेंटली ये अप्रूव हुआ है तो 2025-26 तक ये स्कीम अप्रूव हुई है, तो ऑब्वियसली ये हर 4-5 साल बाद रिन्यू होती रहती है। तो अभी ये 25-26 तक रिन्यूड है स्कीम। तो पहले जो ये स्कीम होती थी, इससे पहले दो स्कीम चलती थी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP। तो इन दोनों स्कीम्स को मर्ज करके PMEGP स्कीम को बना दिया गया। तो ये स्कीम जो इंप्लीमेंट कंट्रोल कौन करता है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन नेशनल लेवल पे इसको कंट्रोल और मॉनिटर करता है, और इसके अंडर जो डिस्ट्रिक्ट एजेंसीज होती हैं तो और स्टेट लेवल एजेंसीज होती हैं, ये उनके थ्रू अपना काम इम्प्लीमेंटेशन का करवाता है। तो इसमें स्कीम में क्या है कि जो फंडिंग होगी वो खाली नए प्रोजेक्ट्स को फंडिंग की जाएगी। एग्जिस्टिंग यूनिट्स की बात नहीं कर रहे, नए यूनिट्स की बात कर रहे हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स को फंडिंग की जाएगी, और जो माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, माइक्रो एंटरप्राइजेस को फंडिंग की जाएगी, ना कि मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेस को। तो हमने बोला कि न्यू प्रोजेक्ट्स को फंडिंग दी जाएगी, पर अभी इसमें 2-3 साल पहले जो चेंजेस आए थे तो उसमें उन्होंने चेंजेस एक और अपग्रेड किया कि जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं, जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं कौन सी वाली, जिन्होंने PMEGP स्कीम के अंदर पहले बेनिफिट लिया था, यानी कि जो नए प्रोजेक्ट्स एस्टेब्लिश हुए उन्होंने PMEGP स्कीम का बेनिफिट लिया, उसके बाद बेनिफिट उनका खत्म हो गया, उन्होंने लोन वगैरह अवेल कर लिया, अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर लिया, तो अब वो एग्जिस्टिंग यूनिट बन चुके हैं। तो एग्जिस्टिंग यूनिट बनने के बाद अब वो और एक्सपेंशन करना चाहते हैं और अपग्रेडेशन करना चाहते हैं। तो अगर उन्होंने लोन को अप्लाई करना है इस स्कीम के अंदर दोबारा, तो वो ले सकते हैं इस लोन को। तो ये चीज एग्जिस्टिंग यूनिट्स के लिए इंप्लीमेंट की गई, पर ये जरूरी है कि वो जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हो उन्होंने पहले PMEGP के अंदर बेनिफिट लिया हो, PMEGP में, या फिर जो पहले इनके नाम थे रोजगार योजना वाला और रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम वाला। तो किसी के भी अंदर अगर उसने बेनिफिट लिया तो अब वो दोबारा अपग्रेडेशन करना चाहता है, एक्सपेंशन करना चाहता है, तो उसको दोबारा मिल सकता है। ये याद रखिए कि इस स्कीम के डॉक्यूमेंट में जो लिखा है कि सेकंड लोन के बारे में लिखा है कि एक बार उसने बेनिफिट ले लिया और वो सेकंड टाइम ये बेनिफिट अवेल करना चाहते हैं तो उसके लिए मेंशन्ड है। थर्ड बेनिफिट या फोर्थ टाइम बेनिफिट, उसके लिए यहां पे कुछ भी मेंशन नहीं है स्कीम क्लेरिफिकेशन में, राइट। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो हम आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करते हैं। तो देखिए अब इस स्कीम के अंदर क्योंकि नया प्रोजेक्ट लगना है, नया बिजनेस शुरू होना है, तो उस प्रोजेक्ट का खर्चा कितना होगा, कितना कॉस्ट का प्रोजेक्ट होना चाहिए वो। देखिए प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होती है, जब भी आपने कोई नया बिजनेस एस्टेब्लिश करना है तो आपको उसके लिए लैंड की जरूरत पड़ती है, आपको उसके लिए बिल्डिंग की जरूरत पड़ती है, राइट। आपको उसके लिए जो डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। तो ये सारे जो आपको जरूरतें हैं, जो आपकी सारा जो खर्चा इंकर होना है, इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट, राइट। तो ये प्रोजेक्ट कॉस्ट कुछ नहीं है कि आपका टोटल नया बिजनेस यूनिट शुरू करने में आपको कितना खर्चा आपका आएगा, इंक्लूडिंग आपका डे टू डे रनिंग का एस्टेब्लिशमेंट के बाद, तो वो सारा खर्चा प्रोजेक्ट कॉस्ट का पार्ट होता है। तो उन्होंने स्कीम में स्पेसिफिकली बोला है कि जो लैंड होगी, जो जमीन है, उस जमीन को हम प्रोजेक्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेंगे। तो मतलब ये लैंड का खर्चा आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट में इंक्लूडेड नहीं होगा। बिल्डिंग का खर्चा, मशीनरीज का खर्चा, यहाँ पे मशीनरी लिखनी भूल गया था, तो मशीनरी का खर्चा, आपकी वर्किंग कैपिटल का खर्चा, ये कुछ खर्चों के एग्जांपल्स हैं जो आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। प्रोजेक्ट कॉस्ट आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोजेक्ट कॉस्ट के ऊपर ही आपको सब्सिडी का बेनिफिट मिलना है। तो अगर तो आप नया यूनिट एस्टेब्लिश कर रहे हैं, अगर तो आप नया यूनिट एस्टेब्लिश कर रहे हैं और आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, आप मैन्युफैक्चरर हैं, तो आपकी ये प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो 50 लाख तक हो सकती है मैक्सिमम, राइट। अगर आप कोई ट्रेडिंग यूनिट करना चाहते हैं या कोई सर्विस एंटिटी ओपन करना चाहते हैं तो आपकी ये जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है, ऑब्वियसली ट्रेडर सर्विस में मशीनरी नहीं होगी,
तो उसमें आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट जो होगी वो मैक्सिमम 20 लाख रुपए होगी। यहाँ पे हमने पॉइंट बोला था कि एग्जिस्टिंग यूनिट भी अगर एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो वो सेकंड लोन ले सकते हैं दोबारा पीएमईजीपी के अंदर। तो अगर एग्जिस्टिंग यूनिट एक्सपेंशन करना चाहता है तो उनका जो नया प्रोजेक्ट होगा, वो नया प्रोजेक्ट अगर तो मैन्युफैक्चरर है तो वो 1 करोड़ रुपए तक के खर्चे का हो सकता है। अगर वो ट्रेडर या सर्विस प्रोवाइडर है तो उसका वो जो नया प्रोजेक्ट है एक्सपेंशन वाला, अपग्रेडेशन वाला, वो मैक्सिमम 25 लाख रुपए के खर्चे वाला हो सकता है। तो लैंड जो होगी वो प्रोजेक्ट कॉस्ट का फॉर्म पार्ट नहीं करेगी, यानी कि जो लैंड का पैसा है, जो लैंड का पैसा जुटाना है, वो प्रमोटर को, बोरोवर को या एप्लीकेंट को खुद अपने फंड से, अपनी कैपिटल से लेके आना है। उसको गवर्नमेंट कहीं पे भी कंसीडर नहीं करेगी, सिर्फ इन्हीं चीजों को कंसीडर करेगी पीएमईजीपी पर्पज के लिए। तो जो अब ये 50 लाख की लिमिट या 20 लाख की लिमिट, 1 करोड़ की लिमिट या 25 लाख की लिमिट जो है, ये लिमिट सिर्फ सब्सिडी पर्पज के लिए है। दैट मीन्स कि आपको जो सब्सिडी का बेनिफिट मिलना है वो इस प्रोजेक्ट कॉस्ट पे मिलना है। अब मान लीजिए कोई बोरोवर आता है बैंक के पास, तो वो बोलता है कि मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर 70 लाख रुपए का खर्चा होना है। तो क्या 70 लाख रुपए का खर्चा होना है तो दैट मीन्स उसको फिर पीएमईजीपी स्कीम के अंदर बेनिफिट नहीं मिलेगा? जी नहीं, ऐसा नहीं है। उसको जो बेनिफिट मिलेगा वो अप टू 50 लाख तक के एक्सपेंडिचर के लिए मिलेगा। जो बैलेंस 20 लाख रुपए बच गया, जो बैलेंस 20 लाख रुपए बच गया, उसके ऊपर बैंक्स उसको लोन देना चाहे दे सकते हैं। जो नॉर्म लगाना चाहे अपने नॉर्मल सिनेरियो में अपना लगा सकते हैं। वो 20 लाख रुपए जो टॉपअप अमाउंट है, वो 20 लाख रुपए की अमाउंट पीएमईजीपी के रूल्स एंड रेगुलेशंस में फॉल नहीं करेगी। उसके लिए बैंक बिल्कुल ओपन है अपनी मर्जी से टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करने के लिए। तो ये जो लिमिट है ये सब्सिडी पर्पज के लिए ही है। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर ज्यादा चली गई तो बैंक लोन दे सकता है, पर उसको सब्सिडी का बेनिफिट इस 20 लाख रुपए के ऊपर नहीं मिलेगा, राइट। अगर कोई क्लाइंट प्रोजेक्ट लगाना चाहता है, चाहे वो ट्रेडर है, सर्विस प्रोवाइडर है या मैन्युफैक्चरर है, जिसमें उसने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करना। कैपिटल एक्सपेंडिचर आप जानते ही हैं, बिल्डिंग का, मशीनरी का, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करना, तो वो प्रोजेक्ट इस स्कीम के बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल नहीं है, राइट। ऐसे अगर होने लग गया तो फिर सारे ही क्लाइंट्स इस तरह से उठ के आ जाएंगे कि भाई मेरे को तो वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, सिर्फ सीसी लिमिट की जरूरत है, तो मेरे को सीसी लिमिट के ऊपर ही सब्सिडी का बेनिफिट दे दो। तो कोई एक्सपेंशन, कोई अपग्रेडेशन तो किया नहीं। एक्सपेंशन और अपग्रेडेशन का अपने आप में ही मतलब यह है कि आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया है, राइट। इसमें एक चीज और भी है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट कॉस्ट में आपको मैंने ये 3 चीजें मोटी मोटी बताई हैं, बिल्डिंग, मशीनरी और वर्किंग कैपिटल। अब मान लीजिए बिल्डिंग है 20 लाख रुपए का खर्चा होना है बिल्डिंग के ऊपर, मशीनरीज के ऊपर मान लीजिए 20 लाख रुपए का खर्चा होना है, और वर्किंग कैपिटल के ऊपर मान लीजिए आपका 10 लाख रुपए का खर्चा होना है। तो ये टोटल आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट बन गई 50 लाख रुपए। तो जो वर्किंग कैपिटल का एक एक्सपोजर है, वर्किंग कैपिटल लिमिट, तो जब आपका यूनिट स्टार्ट हो गया, काम करना स्टार्ट कर दिया, बिल्डिंग बन गई, मशीनरी बन गई, लेबर सारी आ गई, तो उसके बाद आपका जो डेली खर्चे होने हैं, रॉ मटेरियल परचेज करने के, एक्सपेंसेस भरने के, तो उसके लिए लिमिट चाहिए होती है। तो ये लिमिट कहते हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट का 40% से ज्यादा नहीं हो सकती मैन्युफैक्चरर के केस में। मैन्युफैक्चरर के केस में ये 40% से ज्यादा नहीं हो सकती, यानी कि वर्किंग कैपिटल को अगर आपने प्रोजेक्ट कॉस्ट में इंक्लूड करना है, इस 50 लाख में इंक्लूड करना है, तो आप मैन्युफैक्चरर के केस में इसको 50 लाख का 40% यानी कि 20 लाख से ज्यादा इंक्लूड कर नहीं सकते। ये रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाएगी? क्योंकि इसका नाजायज फायदा उठाया जाना था, नहीं तो, क्योंकि 50 लाख के ऊपर आपको सब्सिडी मिलनी है, तो लोगों ने कहना था कि हम 45 लाख रुपए की सीसी लिमिट लेंगे और 5 लाख रुपए का हम मशीनरी ऐड कर लेंगे, राइट। तो वो फिर किसी भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जा सकते थे कि 49 लाख रुपीस की वर्किंग कैपिटल लिमिट ले लेंगे। वर्किंग कैपिटल लिमिट तो आपके डे टू डे खर्चों के लिए, उसके अंदर कोई एक्सपेंशन तो है नहीं, राइट। तो 49 लाख रुपीस की वर्किंग कैपिटल ले लेंगे, 1 लाख रुपए का हम कैपेक्स कर लेंगे। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन गलत बन सकते थे। तो इस वजह से इस कैपिंग को डिसाइड किया गया कि वर्किंग कैपिटल लिमिट मैक्सिमम 40% हो सकती है। देखिए, इसमें मैक्सिमम फिगर का जिक्र है, मिनिमम का जिक्र नहीं है। तो वर्किंग कैपिटल लिमिट अगर 0 भी हो तब भी चलेगा, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। वर्किंग कैपिटल बस 40% से ज्यादा नहीं हो सकती मैन्युफैक्चरर के केस में। और अगर आपका ट्रेडर या सर्विस प्रोवाइडर प्रोफाइल है, तो क्योंकि उसमें आपका कैपेक्स कम होता है, तो वर्किंग कैपिटल आपकी 60% से ज्यादा नहीं हो सकती टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का। यानी कि अगर 20 लाख रुपए का आप ट्रेडर सर्विस प्रोवाइडर के केस में प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, तो 60% हो गया 12 लाख रुपए। तो आपकी वर्किंग कैपिटल का खर्चा 12 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता। 0 हो सकता है, कम से कम मिनिमम तो 0 हो सकता है, मैक्सिमम 12 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता, राइट। तो एग्जिस्टिंग यूनिट के केस में तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये लिमिट 1 करोड़ और 25 लाख कर दी गई है बढ़ा के। अब बात आती है प्रमोटर मार्जिन की। हम बोलते हैं कि 50 लाख रुपए का प्रोजेक्ट कॉस्ट है, 50 लाख रुपए का प्रोजेक्ट कॉस्ट है जो कि एलिजिबल है सब्सिडी बेनिफिट के लिए। तो 50 लाख रुपए में से बैंक कितना पैसा लोन के रूप में देगा?
और प्रमोटर अपनी जेब से कितना पैसा डालेगा। देखिए याद रखिए कि जो लैंड है वो लैंड प्रोजेक्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं है, लैंड तो प्रमोटर ने खुद ही फंड करनी है, खुद ही लेके आनी है। उसके अलावा जो प्रोजेक्ट कॉस्ट 50 लाख की बनी है उसमें प्रमोटर अपना कितना पैसा खुद से डालेगा और बैंक अपना पैसा कितना लोन की शेप में देगा। तो उस समय इन्होंने बताया कि अगर तो आप नया यूनिट एस्टेब्लिश कर रहे हैं, बिल्कुल फर्स्ट टाइम यूनिट एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 10% मार्जिन डालना पड़ेगा। अगर आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे SC ST कैटेगरी हो गई, कोई अपना फिजिकली स्पेशली एबल्ड पर्सन हो गए, तो उस तरह की स्पेशल कैटेगरी में अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 5% प्रमोटर मार्जिन डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट दे दिया गया। तो पर अगर आप एग्जिस्टिंग यूनिट्स की अपग्रेडेशन करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे समझाया हमने, तो फिर आपके लिए यूनिफॉर्म है कि आपको 10% प्रमोटर मार्जिन मिनिमम से मिनिमम, मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये 10% मार्जिन आपको डालना ही पड़ेगा इस स्कीम के अंदर। तो ये स्कीम अब कैसे बनेगी, अब फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रोजेक्ट लगना है, उसमें आपकी बिल्डिंग है 20 लाख रुपए की, मशीनरी आपकी लगनी है टोटल 20 लाख रुपए की, और आपको वर्किंग कैपिटल का खर्चा करने के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत है, तो आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी। और सपोज आप मैन्युफैक्चरर ही हैं, तो मैन्युफैक्चरर के केस में 50 लाख रुपए का खर्चा एलिजिबल है प्रोजेक्ट के लिए। तो 50 लाख रुपए में से 10%, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आप अपना मार्जिन डालेंगे, 10% आपका मार्जिन है कि 10 लाख रुपए आप खुद से अरेंज करेंगे, और बैंक से आप 90% फाइनेंसिंग ले सकते हैं, 90% फाइनेंस बैंक से ले सकते हैं, यानी कि सॉरी 10% 50 लाख का बनता है 5 लाख रुपए, तो बैंक से 90% फाइनेंस लेंगे यानी कि 45 लाख रुपीस। तो इस तरह से आपकी जो फंडिंग होगी वो डिसाइड होगी। हालांकि आपको जो सब्सिडी का बेनिफिट है वो 50 लाख के ऊपर ही मिलेगा, ये उसमें प्रमोटर मार्जिन का कोई रोल नहीं है, वो 50 लाख के ऊपर ही मिलेगा प्रोजेक्ट कॉस्ट के ऊपर। ठीक है जी। अब सब्सिडी बेनिफिट्स कितने मिलते हैं ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए देखना। देखिए अगर आप नया यूनिट एस्टेब्लिश कर रहे हैं, पहली बार यूनिट लगा रहे हैं और PMEGP स्कीम के अंदर आ रहे हैं, और आप अर्बन एरिया में लोकेटेड है तो, और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 15% सब्सिडी मिलेगी। रूरल एरिया से है तो आपको 25% सब्सिडी मिलेगी। अगर आप स्पेशल कैटेगरी के हैं, अर्बन एरिया से हैं, तो आपको 25% सब्सिडी का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप स्पेशल कैटेगरी के हैं और रूरल एरिया से हैं तो आपको 35% सब्सिडी का बेनिफिट इस स्कीम के अंदर दिया जाएगा। तो ये सब्सिडी बेनिफिट है, बहुत ही अच्छे बेनिफिट यहाँ पे दिए गए हैं। स्पेशल कैटेगरी में तो खास करके 35% का बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि 35% का लोन आपका सीधा ही कम हो जाएगा, गवर्नमेंट ही रीपे कर देगी 35% लोन अमाउंट। तो बहुत ही मतलब अच्छा बेनिफिट यहाँ पे दिया गया है। अगर आपका एग्जिस्टिंग यूनिट है तो उसके लिए आपको जो सब्सिडी का बेनिफिट है वो 15% यूनिफॉर्म रखा गया है, उसके अंदर कोई अर्बन, रूरल या जनरल या स्पेशल कैटेगरी की कैटेगराइजेशन नहीं की गई। फर्दर अगर आप नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन में लोकेटेड है या कोई हिल स्टेट्स में लोकेटेड है तो वहां पे आपको जो सब्सिडी का बेनिफिट है वो 20% तक भी मिल सकता है, राइट। तो अब इसमें कुछ रूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, ये पॉइंट मैं आपको रुक के पढ़ाता हूँ 1 मिनट में। देखिए एक परिवार में एक ही पर्सन इस सब्सिडी स्कीम का बेनिफिट ले सकता है, राइट। अब परिवार का मतलब क्या है, परिवार का मतलब बहुत सिंपल है, खुद या आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ, राइट। सेल्फ या स्पाउस, यही परिवार का मतलब है। तो दैट मीन्स अगर सन ने कोई एक फर्म शुरू की, ठीक है, तो वो सब्सिडी का बेनिफिट ले सकता है। अगर उसके फादर ने शुरू कर दी तो फादर भी सब्सिडीज का बेनिफिट ले सकता है, क्योंकि फादर इस डेफिनेशन में है ही नहीं फैमिली की। मदर के नाम पे एक फर्म खोल दी तो मदर भी सेपरेटली सब्सिडी का बेनिफिट ले सकती है। तो समझ गए, तो ये चीज यहां पे चल सकती है, ठीक है। तो अब सब्सिडी को अप्लाई कब किया जाएगा, देखिए सब्सिडी में आपको 2 तरह के लोन मिलने हैं। एक तो आपको बिल्डिंग और मशीनरी के लिए टर्म लोन मिल रहा है, किश्तों वाला लोन, कैपेक्स टर्म लोन जिसको बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल के लिए आपको कैश क्रेडिट लिमिट मिलनी है, CC लिमिट मिलनी है। तो CC लिमिट तो आपको तब मिलेगी जब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, यानी कि बिल्डिंग बन गई, मशीनरी बन गई, उसके बाद ही ये लिमिट आपको रिलीज की जाएगी। सबसे पहले तो आपको बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा रिलीज कराना पड़ेगा, या मशीनरी खरीदने के लिए, अगर बिल्डिंग नहीं बना रहे तो अगर मशीनरी के लिए पैसा रिलीज कराना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो टर्म लोन ही रिलीज होगा आपको। तो सबसे पहले जब टर्म लोन की पहली इंस्टॉलमेंट आपको रिलीज की जाएगी, देखिए टर्म लोन ऐसे तो नहीं है कि आपको सारा का सारा एकदम से छोड़ दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मशीनरी के ऊपर 20 लाख का खर्चा करना है, आपने आज अभी 5 लाख रुपए की मशीनरी मंगवाई है,
तो 5 लाख रुपए की मशीनरी के बदले में आपको 5 लाख रुपए का जो जितना प्रोपोर्शनेट बनता होगा उतना टर्म लोन आपको छोड़ दिया जाएगा पहले। तो जो टर्म लोन की पहली इंस्टॉलमेंट है, जैसे ही वो आपको रिलीज होती है तो बैंक आपके बिहाफ पे सब्सिडी गवर्नमेंट के पास अप्लाई कर सकता है। ये याद रखिए कि जो ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी होनी चाहिए टर्म लोन की, वो सब्सिडी अमाउंट के बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने टर्म लोन तो डिसबर्स कर दिया 1 रुपए और सब्सिडी अप्लाई कर दी आपने 5 लाख रुपए। ठीक है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। टर्म लोन की जो इंस्टॉलमेंट डिसबर्स्ड होनी चाहिए वो मिनिमम सब्सिडी अमाउंट के इक्वल या मोर देन द सब्सिडी अमाउंट होनी चाहिए। ये ऐसा क्यों है ये हम थोड़ी देर में ही समझते हैं। देखिए, जो ये सब्सिडी आपको मिलेगी 15%, 25, 25, 35, जो भी आपको सब्सिडी मिलेगी, आप जैसे ही डिसबर्स होने के साथ गवर्नमेंट को जैसे ही अप्लाई करेगा बैंक, तो हफ्ते 10 दिन में सब्सिडी की अमाउंट सारी अगर चीजें पूरी है तो आ जाती है। तो सब्सिडी की अमाउंट जो आपके बैंक में आएगी वो बैंक एक एफडी बना के रखेगा उस सब्सिडी की। उस सब्सिडी को आपको अवेल करने नहीं देगा। ऐसा नहीं होगा कि सब्सिडी आ गई और आपके खाते में पैसे डाल दिए। वो सब्सिडी एफडी की शेप में रहेगी। कितने साल तक रहेगी एफडी की शेप में? 3 साल तक एफडी की शेप में रहेगी, राइट। उस एफडी पे आपको कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा उस एफडी के ऊपर। पर हाँ, गवर्नमेंट ने आपको एक बेनिफिट दिया। फॉर एग्जाम्पल, आपको 5 लाख रुपए की सब्सिडी आई है, तो 5 लाख रुपए की आपकी 3 साल की एफडी बन जाएगी बैंक के अंदर, जो आप तोड़वा नहीं सकते। आप उस एफडी को यूज नहीं कर सकते 3 साल तक। तो आपने मान लीजिए 10 लाख रुपए का या आपने मान लीजिए 30 लाख रुपए का लोन अवेल कर लिया, तो उन्होंने गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन की है कि जितनी अमाउंट की सब्सिडी आई है, क्योंकि सब्सिडी की एफडी पे कोई आपको ब्याज भी नहीं मिल रहा, तो सब्सिडी के अगेंस्ट जितना लोन है, यानी कि 30 लाख रुपए के लोन में 5 लाख रुपए तक का लोन तो सब्सिडी के बराबर ही है, बाकी 25 लाख रुपए का ओवर एंड अबव सब्सिडी लोन है। तो 5 लाख रुपए तक के लोन के ऊपर भी आपको कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। बैंक आपसे उस लोन के ऊपर कोई ब्याज चार्ज नहीं करेगा, यानी कि जितना सब्सिडी की अमाउंट तक का लोन है उसके ऊपर आपको कोई ब्याज देने की भी जरूरत नहीं है। ये भी गवर्नमेंट ने अपनी स्कीम के अंदर प्रोविजन किया हुआ है, राइट। तो 3 साल के बाद क्या होगा? मैंने आपको बताया कि ये एफडी आपको 3 साल तक रखनी पड़ेगी। आप सब्सिडी 3 साल तक एफडी की शेप में रहेगी। तो 3 साल बाद क्या होगा? गवर्नमेंट एक एडजस्टमेंट लेटर इशू करेगी बैंक को, उसमें ऑथराइजेशन देगी बैंक को कि भाई आप इस सब्सिडी को एडजस्ट कर सकते हैं लोन के साथ। तो जब गवर्नमेंट की ये कंफर्मेशन लेटर आ जाएगी, ये कंफर्मेशन लेटर आने के लिए भी कुछ शर्तें होती हैं, ठीक है, वो मैं पढ़ाता हूं आपको अगली स्लाइड में। तो जब वो लेटर बैंक को मिल जाएगी तो फिर बैंक आपको ये सब्सिडी अमाउंट आपके खाते में रिलीज नहीं करेगा, आपके लोन्स के साथ उसको एडजस्ट कर देगा। आपका लोन अमाउंट कम कर देगा, आपका लोन नीचे ले आएगा उस सब्सिडी अमाउंट से। तो ये बैंक मैंडेटरली उस टाइम पे करेगा, राइट। कब करेगा? जब गवर्नमेंट से रिटर्न कंफर्मेशन बैंक को आ जाएगी कि भाई आप एडजस्ट कर लीजिए, राइट। तो यहां पे मैंने आपको इसीलिए समझाया कि जो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है वो इक्वल टू या ग्रेटर देन सब्सिडी होनी चाहिए, क्योंकि 3 साल बाद जो सब्सिडी है वो उस लोन अमाउंट के साथ नॉक ऑफ हो रही है। ऐसा ना हो कि आपने 1 रुपया डिसबर्स करके छोड़ दिया और उसके बाद कुछ पैसा छोड़ा ही नहीं, मान लीजिए 3 साल में बोरोवर को, और 5 लाख रुपए की सब्सिडी आ गई और बाद में फिर 5 लाख रुपए आप एडजस्ट कैसे करेंगे? आपने तो सिर्फ 1 रुपया ही रिलीज किया था बोरोवर को, राइट। तो उस सिनेरियो में इसलिए उन्होंने बोला कि एटलीस्ट उतनी अमाउंट की आपकी होनी चाहिए। तो अब एग्जिस्टिंग यूनिट्स के जो बेनिफिट्स हैं वो पढ़ लेते हैं कि एग्जिस्टिंग यूनिट्स को 15% की सब्सिडी मिलेगी। तो उसमें उन्होंने क्या बोला है? मैंने आपको बताया था कि एग्जिस्टिंग यूनिट्स कौन से होने चाहिए। एग्जिस्टिंग यूनिट्स वो होने चाहिए जिन्होंने पीएमईजीपी स्कीम के अंदर पहले बेनिफिट ले चुके हैं एक बार, ठीक है। तो पहले बेनिफिट्स तो यही वाले लिए हैं सारे जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं आपको। तो एक बार ये बेनिफिट ले चुके हैं, अब दोबारा एक्सपेंशन के लिए बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो इसमें क्या शर्तें हैं? इसमें शर्तें हैं कि जो आपने पहले लोन लिया था, जिनमें आपने बेनिफिट लिया था पहले, वो लोन आपका सक्सेसफुली रीपे हो चुका हो, मतलब रीपेमेंट उसकी सक्सेसफुली चल रही हो, आपके बिजनेस में अच्छे प्रॉफिट्स हो, सेल्स अच्छी हो लास्ट 3 सालों में, आपके बिजनेस का बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पोटेंशियल अच्छा खासा दिख रहा हो, ठीक है। आपकी जो पिछली सब्सिडी आई थी, पहले लोन वाली जो सब्सिडी आई थी, वो 3 साल बाद आपकी एडजस्ट हो चुकी हो, उसकी एडजस्टमेंट पिछले लोन में से हो चुकी हो, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक बार एनओसी एडजस्टमेंट की मिल चुकी हो, तभी आप ये एग्जिस्टिंग यूनिट के अंदर बेनिफिट उठा सकेंगे। तो कुल मिला के बात ये हो गई कि ये जो एडजस्टमेंट होती है, आपको पता ही है कि ये एडजस्टमेंट कितने टाइम बाद होती है? 3 सालों के बाद एडजस्टमेंट होती है। तो दैट मीन्स आप एग्जिस्टिंग यूनिट का जो एक्सपेंशन या अपग्रेडेशन का बेनिफिट लेंगे तो वो 3 साल के बाद ही ले पाएंगे। फर्स्ट 3 ईयर्स में तो दोबारा ले नहीं पाएंगे, पहले 3 साल में तो आपको इसी बेनिफिट के साथ काम चलाना पड़ेगा, राइट। कुछ और नॉर्म्स भी है जो आपको ध्यान में रखने हैं।
पीएमईजीपी स्कीम के अंदर सिर्फ सीसी लिमिट ही आपको अलाउड होगी वर्किंग कैपिटल के खर्चों के लिए, कोई ओडी डीएलओडी टाइप इस तरह की फैसिलिटी नहीं अलाउ होगी। जो आपको बिल्डिंग या मशीनरी के लिए टर्म लोन मिल रहा है वो टर्म लोन मिनिमम 3 साल का, मैक्सिमम 7 साल का, इस रेंज में हो सकता है। बाकी बैंक डिसाइड करेगा कि 5 का देना है, 6 का देना है, 4 साल का देना है। मिनिमम 3 साल का, मैक्सिमम 7 साल का। मिनिमम 3 साल क्यों है? आपको पता ही है कि 3 साल के बाद सब्सिडी की अमाउंट आपकी लॉक इन पीरियड होता है 3 साल की सब्सिडी की एडजस्टमेंट का, तो 7 साल मैक्सिमम है। तो ये बैंक डिसाइड करेंगे। और मोरेटोरियम देने का कोई नॉर्म फिक्स नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, वो बैंकों की मर्जी है कि आपको कितना मोरेटोरियम अलाउ करना है, कितना नहीं, वो बैंक अपनी मर्जी से डिसाइड करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर गवर्नमेंट ने कोई कंट्रोल नहीं रख रखा, बैंकों के ऊपर छोड़ रखा है कि बैंक अपने आप डिसाइड करेंगे। अगर आपका लोन एनपीए हो गया, लोन खराब हो गया, तो जो सब्सिडी अमाउंट आपने एडजस्ट नहीं की थी, जो सब्सिडी अमाउंट पेंडिंग थी एडजस्टमेंट करने वाली, वो सब्सिडी अमाउंट गवर्नमेंट को वापस कर दी जाएगी, बोरोवर को नहीं दी जाएगी, राइट। जैसे कुछ कुछ एक्टिविटीज को पीएमईजीपी स्कीम के अंदर बेनिफिट नहीं मिलता, जिसमें मीट स्लॉटर हो गया, पान, तंबाकू, सिगरेट्स, कोई पॉलिथीन बैग्स अप टू शायद 75 माइक्रोन्स तक, कोई कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, प्लांटेशन एक्सेट्रा, इसकी कुछ डिटेल्स लिस्ट होती हैं। तो मैं मोटा मोटा रफ आइडिया दे रहा हूं कि इन स्कीम्स, इन बिजनेसेस को पीएमईजीपी स्कीम के अंदर एलिजिबल नहीं माना जाता, राइट। पीएमईजीपी स्कीम के अंदर जो आप लोन लेंगे तो वो लोन आपका सोल बैंकिंग में होना चाहिए। सोल बैंकिंग मींस आप एक ही बैंक से वो लोन ले सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 2 या 2 से अधिक बैंकों से लोन लेंगे और आप दोनों तीनों बैंकों से आप सब्सिडी के लिए अप्लाई करवा दें, ये नहीं हो सकता। आप सिर्फ एक ही बैंक से लोन लेंगे और एक ही बैंक आपके बिहाफ पे सब्सिडी का बेनिफिट अप्लाई करेगा। देन उसके बाद प्रोसीजरल एस्पेक्ट थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एप्लीकेशन, पहले जो एप्लीकेंट है जो लोन लेना चाहता है या सब्सिडी का बेनिफिट लेना चाहता है, तो वो एप्लीकेशन गवर्नमेंट को लगाएगा, ऑनलाइन भी लगा सकता है, और जून में इन्होंने नोटिफिकेशन निकाली है कि फिजिकली भी लगा सकता है। तो उस एप्लीकेशन में एप्लीकेंट अपना प्रेफरेंस बैंक सीरियल ऑर्डर में बताएगा कि इन इन बैंकों के पास मेरी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी जाए। 4-5 वर्किंग डेज के अंदर गवर्नमेंट की एजेंसी का बंदा आपको कांटेक्ट करेगा, एप्लीकेंट को कांटेक्ट करेगा, उसको गाइड करेगा, कोई करेक्शन करानी होगी तो करवाएगा, तो उसका स्कोर कार्ड जनरेट होगा। देखिए, आपकी एप्लीकेशन का फॉर्म कॉम्प्रिहेंसिव होता है थोड़ा सा, उस एप्लीकेशन के ऊपर आप अपनी डिटेल्स भरते हैं काफी सारी, तो उसके बेस पे आपका एक स्कोर जनरेट होगा। मैंने यहाँ पे मिनिमम स्कोर का क्राइटेरिया नहीं लिखा, तो अगर आप उस स्कोरिंग क्राइटेरिया को मेट करते हैं तभी आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड की जाएगी बैंक्स को लोन के लिए, राइट। तो मिनिमम स्कोरिंग का क्राइटेरिया भी रहता है। तो फिर जब बैंक्स के पास ये एप्लीकेशन आ गई गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई इस बंदे को चाहिए पीएमईजीपी स्कीम के अंदर लोन, तो बैंकों को विद इन 30 दिन के भीतर भीतर उस एप्लीकेशन रिसीट के 30 दिनों के अंदर अंदर अपना डिसीजन सैंक्शन का या रिजेक्शन का कम्युनिकेट करना है। अगर बैंक सोचता है कि अगर बैंक ने सैंक्शन कर दिया लोन, तो बैंक को सैंक्शन लेटर की कॉपी को गवर्नमेंट एजेंसी को भी, डेजिग्नेटेड एजेंसी को भी फॉरवर्ड करना है। बड़ा ही अच्छा एक स्कीम है इसके अंदर कि इसके अंदर एक ईडीपी प्लेटफॉर्म रखा गया है कि एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये मैंडेटरी है क्योंकि सारे नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स को फंडिंग मिलनी है। तो गवर्नमेंट ने एक एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया जो मिनिमम शायद 5-10 दिन का कुछ होता है, कुछ नॉर्म्स होते हैं उसके कि कितने घंटे आपको मिनिमम लगाने, जिसमें गवर्नमेंट के मतलब डेजिग्नेटेड जो प्रोफेशनल्स हैं वो आपको गाइड करते हैं कि कैसे बिजनेस रन करना चाहिए, कैसे मैनेजमेंट करनी चाहिए, कैसे अपने बिजनेस को प्रॉपरली चलाना है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज आपको करनी चाहिए, क्या नहीं। तो वो सारी चीजें आपको समझाई जाती हैं उसमें। तो ये लगाना आपके लिए बहुत मैंडेटरी है, इसका सर्टिफिकेट लेना बहुत मैंडेटरी है। तो ये आपको सैंक्शन कम्युनिकेट जब हो जाता है, तो सैंक्शन कम्युनिकेट होने के 30 दिनों के अंदर अंदर आपको ये लगाना जरूरी है। इसके लिए आपको सैंक्शन की वेट करना जरूरी नहीं है, आप सैंक्शन से पहले भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये ऑनलाइन भी लगा सकते हैं और ऑफलाइन भी लगा सकते हैं, फिजिकली जाके भी लगा सकते हैं। दोनों तरह की ऑप्शंस गवर्नमेंट ने दी हुई हैं, आप उनकी गवर्नमेंट की पीएमईजीपी की साइट पे जाके इस चीज को चेक भी कर सकते हैं, राइट। उसके बाद जब सैंक्शन आपको कम्युनिकेट हो गया, सैंक्शन आपको मिल गया, तो आपने जो बोरोर है उसने अपना जो 10% कॉन्ट्रीब्यूशन था, जो प्रमोटर मार्जिन था, वो प्रमोटर मार्जिन अपना कंट्रीब्यूट करना है और ईडीपी ट्रेनिंग की कंप्लीशन का सर्टिफिकेट सबमिट करना है विद इन 30 डेज ऑफ द सैंक्शन। ये मैंडेटरी आपके लिए, ठीक है। एक और अच्छी चीज यहां पे की गई है कि जितने भी यूनिट्स पीएमईजीपी स्कीम के अंदर फंड होंगे उनकी 100% फिजिकल वेरिफिकेशन गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा मौके पे जाके क्लाइंट की साइट पे जाके फैक्ट्री के अंदर पास जाके की जाएगी। तो ये जो कंप्लीशन है 2 साल आप यूनिट जब एस्टेब्लिश हो गया, एस्टेब्लिशमेंट डेट के 2 सालों के बाद की जाएगी और उसके 3 साल यानी कि लॉक इन पीरियड, जो सब्सिडी के एडजस्टमेंट वाला लॉक इन पीरियड है, उसको उसके खत्म होने से पहले पहले इसको खत्म कर दिया जाएगा, राइट। तो ये रिपोर्ट पॉजिटिव आनी चाहिए उनकी वेरिफिकेशन की। उनकी जब रिपोर्ट अगर वेरिफिकेशन की पॉजिटिव आती है तो उसके बेस पे ही गवर्नमेंट
जो है वो बैंकों को आपकी सब्सिडी का एडजस्टमेंट लेटर इशू करेगी कि भाई ठीक है, सारा कुछ ठीक चल रहा है बंदे का, हमने फिजिकली वेरीफाई भी कर लिया है, आपने ठीक फंडिंग की हुई है, तो आप इसकी जो है सब्सिडी को इसके लोन के साथ एडजस्ट कर लो। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे मैंडेटरी और बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पे बनाई गई है। कोलेट्रल सिक्योरिटीज जो है वो बैंक डिसाइड करेंगे कि बैंकों ने क्या सिक्योरिटी लेनी है क्या नहीं। आपको पता है कि आरबीआई का रूल है कि 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए आपको कोई सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। तो ये लोन आपको पता है कि प्रोजेक्ट कॉस्ट यहाँ पे 50 लाख तक की अलाउड है। तो आपको ये भी पता है कि सीजीटीएमएससी का जो कवर है वो 5 करोड़ तक का सीजीटीएमएससी का कवर भी का फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो बैंक चाहे तो आपको सीजीटीएमएससी कवर के अंदर भी रख के काम कर सकते हैं, पर अधिकतर मैंने नॉर्मली देखा है कि बैंक सीजीटीएमएससी में नए प्रोजेक्ट्स को फंड करते नहीं है। तो बैंक आपसे कोलेटरल सिक्योरिटी डिमांड करेगा, तो वो बैंक अपने इंटरनल नॉर्म्स के हिसाब से डिसाइड करेगा कि क्या कोलेटरल सिक्योरिटी चाहिए क्या नहीं। उसके अंदर गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन और कोई कंट्रोल नहीं है, राइट। तो ये थी पीएमईजीपी स्कीम, जिसके खास फीचर्स मैंने आपको समझाए। कल मैं आपको वीडियो डालूंगा जिसमें मैंने पीएमईजीपी स्कीम के अंदर ही बनी हुई एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट का एनालिसिस कैसे करना है, कैसे रीड करना है उसको, तो वो भी आपको सिखाऊंगा, पर वो वीडियो होगा मेंबर्स के लिए। तो आप प्लीज़ मेंबरशिप को सब्सक्राइब कीजिए, तो उसमें आपको बहुत सारी वीडियोस का बेनिफिट मिलेगा, जो कि बहुत ही डिफरेंट टॉपिक्स हैं, बहुत ही हटके टॉपिक्स हैं, जो आपको मतलब बहुत रेयर लोगों को जिनके बारे में जानकारी होती है। तो बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।